और नहीं है वतन आपके साथ जो मैम शिवानी की तबीयत खराब हो रही है मैम, वो मुश्किल आएगी मैम शायद। अच्छा उनसे बात ठीक है। हुई थी मैम। जी मैम। ठीक है तो फिर आप एक एक टास्क कर लेते हैं। और जो जी इमरान है उसके बारे में उससे आपने इंक्वायर नहीं किया? मैम किया था, पता नहीं अभी बात करनी पड़ेगी मैम, दोबारा से की थी मैम, पहले बताया था क्लास चल रही है ले लो। हाँ क्योंकि अब आप लोगों का अटेंडेंस तो यहीं से रिकॉर्ड होगा जैसे भी है। ठीक है ना? ओके चलिए मैम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में यस। मैंने उस दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का रोल बताया था, उसके प्रिंसिपल्स बताए थे और उसके की फैक्टर्स बताए थे। व्हाट आर द की यस मैम। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैंने रोल में आपको बताया था कि किस तरीके से वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, किस तरीके से उसे कंट्रोल और डायरेक्ट करता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसे अडेप्ट करता है। ठीक है, तो ये उसका प्रॉपर रोल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। फिर यस। प्रिंसिपल्स थे, इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, नेचर ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द की फैक्टर्स, जो 5 आपके की फैक्टर्स थे, आपका यस मैम। इंडिविजुअल था, टेक्नोलॉजी थी, ग्रुप था, बिजनेस एनवायरनमेंट था। तो ये मैंने आपको उस दिन क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के गोल्स की। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के गोल्स की बात करते हैं तो इसमें जब हम ऑर्गेनाइजेशन की आज बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट या की फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन फैक्टर जो जो की फैक्टर है यदि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है या फिर वो लॉस में चली जाती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू जिन्हें कहते हैं, उन्होंने दे हैव एस्टैब्लिश हंड्रेड ऑफ बिजनेस हाउसेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो सब क्या जाने लगी? वो लॉस में जाने लगी। इसका कारण ये था कि प्रॉपरली मैनेजमेंट जो था वो ह्यूमन फैक्टर का नहीं हो रहा था। जो इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से उनको व्यवहार को मतलब मैनेज करना था, उस तरीके से वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो था उनका ऑर्गेनाइजेशन रन मतलब लॉस में जा रहा था। तो अगर वो लोग प्रॉपरली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ वो मतलब उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे इंट्रा पर्सनल स्किल्स वगैरह के बाहर लोगों से इंटरेक्ट करना, या कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमियां रह जा रही हैं, अगर वो उसे प्रॉपरली इस फैक्टर को प्रॉपरली स्टडी कर लेती तो ऑर्गेनाइजेशन जो फेलियर में जा रही थी वो उतनी अनसक्सेसफुल ना होती। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर में ना जाए, प्रॉपरली रन हो, इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव करें। इसके लिए ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों बात करेंगे। इसमें गोल्स हमारे क्या होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत क्या गोल्स को हम अचीव करें जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली जो थी रन कर सके। सबसे पहले है changing the traditional slow organizational practices to modern technology based fast workplaces। दोबारा अपना बताती हूँ। यस मैम। changing the यस मैम। नोट डाउन कर लीजिए, changing the traditional slow organizational practices to यस मैम। modern technology based workplaces। यस मैम। ठीक है, जो यस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा था वो सब ट्रेडिशनल, इसमें आपको उनके फेलियर के कारण भी मिल जाएंगे। वो ट्रेडिशनल तरीका था, बदलते हुए जमाने के अकॉर्डिंग या बदलते हुए सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसे जो थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जा रही थी, फास्ट तरीके से काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी कहीं ना कहीं लॉस में रन कर रही थी। तो हमें क्या जरूरत थी? हमारे लिए सबसे पहले गोल क्या था कि हम किस तरीके से इन ह्यूमन फैक्टर को प्रॉपरली जो था सही कर सके। मतलब इन ह्यूमन फैक्टर और अनह्यूमन फैक्टर्स, बेसिकली काम क्या था? ह्यूमन फैक्टर्स और अनह्यूमन फैक्टर के बीच बैलेंस बनाना था। मतलब हमारी यस। जरूरतें क्या है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल जो उसमें काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको उनके अकॉर्डिंग बनाएं, जिससे कि इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मतलब हमें बैलेंस बिठाना था
ह्यूमन फैक्टर्स के बीच में और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स के बीच में, उनके बीच प्रॉपर बैलेंसिंग जो थी वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग कर सकती थी। सबसे पहले यही चीज थी कि हमें हमारे जो हमने क्या कहा कि जो हमारे ट्रेडिशनल और स्लो तरीके हैं जिसके माध्यम से उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम चल रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। हमें क्या जरूरत थी, हम उनको किस में चेंज करें, हम उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड फास्ट वर्क प्लेसेस में चेंज करें, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएं और ताकि फास्ट मतलब बहुत जल्द तरीके से वो काम हो सके, जो कि बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल तरीके से स्लो काम हो रहा था वो फास्ट तरीके से काम हो सके। दूसरा काम क्या था, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज थ्रू empowering employees through training and development. Empowering employees through training and development Yes, ma'am. to improve their productivity and quality of work. To improve their productivity, ma'am. And quality of work. Yes, ma'am. तो दूसरा गोल क्या था कि हम जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क को सुधारने के लिए और मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें उनके स्किल्स को डेवलप करना होगा, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, उनके स्किल्स को प्रॉपर्ली डेवलप करना होगा ताकि वो नए ज़माने जो नई टेक्नोलॉजी है, नई सराउंडिंग, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपडेट कर सके और मोर प्रोडक्टिव बन सके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपना क्वालिटी वर्क दे सकें। तो ये हमारा दूसरा मोटो है, मतलब ये हमारा दूसरा गोल है। मतलब अगर हम ऐसा करते तो हमारी जो गवर्नमेंट जो फील्ड में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम काम कर रहे थे वो जो लॉस में जाने लगे वो लॉस में ना जाते। तो हमने इस तरफ जो ह्यूमन फैक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका मिस मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मिस मैनेजमेंट की वजह से वो लॉस में रन कर रहे थे। दूसरा हमारा गोल ये है। तीसरा है द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस Yes, ma'am. cannot the existing practices yani traditional practices cannot make workers to be dynamic Yes, ma'am. and adopt new practices. Yes, ma'am. तो हमारा गोल क्या होना चाहिए था, द गोल ऑफ organizational behavior is to make employees rationally through behavior modeling. मैं एक बार रिपीट कर दीजिए. The goal of organization behavior is to Yes, make ma'am. employees Yes, to ma'am. behave rationally through behavior modeling and be dynamic and visionaries and be dynamic and visionaries. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे वो किसी भी प्रकार से गतिशील नहीं थे, डायनेमिक नहीं थे और जो नई प्रैक्टिस जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनके अंदर वो विजन था। तो हमें उनको इस तरीके से ट्रेन करना था, इस तरीके से उनको बनाना था ताकि वो डायनेमिक भी रहें, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम वो चलते रहें और उनके अंदर एक विजन हो ताकि जो भी नई चीज़ें आए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आए उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपडेट कर सके। तो ये चीज़ जो थी वो हमने ध्यान में नहीं दी। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मैनेजर्स Yes, are ma'am. command and control type of people. Traditional managers are command and control type of people. Yes, ma'am. So the goal of organizational behavior Yes, ma'am. the goal of organizational behavior is to convert these managers
या दिस टीम लीडर्स into stable leaders Yes, ma'am. who work as a team member, Yes. with their along with their subordinates, along with their subordinates. Yes. मतलब जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स थे, जो लीडर्स थे, इनके जो काम कर रहे, जो हेड्स थे, वो क्या कर रहे थे, कमांड देते थे, वो उनको सबॉर्डिनेट्स उनको फॉलो करते थे, जैसे वो बॉस है वो उनके एम्प्लॉय हैं। तो जो नया कल्चर था उसमें ये बॉस और एम्प्लॉय वाला जो सिस्टम था वो प्रॉपरली जो था हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में इसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग में सहायक नहीं हो रहा था। इसके लिए ज़रूरी था जो लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो कैसे काम करें कि वो उनके टीम के मेंबर के रूप में काम करें और जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको वो सबॉर्डिनेट्स के रूप में नहीं, मतलब एज अ टीम वो काम करें, ताकि इस टाइप का जो फीलिंग उनके अंदर एम्प्लॉयज के अंदर आएगी, वो प्रॉपरली जिससे अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का अंग समझेंगे और प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में अपना पूरा सपोर्ट या देंगे, जिससे हमारे गोल्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है हायरार्की बनी रहेगी, क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा जिसके अंतर्गत काम किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग ना हो कि वो बॉस है, वो उसके एम्प्लॉय है, उसे ऑर्डर देना, उसको फॉलो करना। ये पुराना तरीका है काम करने का। नया तरीका ये है एज अ टीम वर्क वो काम करें, एक और सब सबॉर्डिनेट्स हैं उसके साथ मिलकर जो उसके काम में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैनी डिसीजन मेकर्स Yes. many a time, many decision makers, comma, many a time work on their instructions, Yes, ma'am. but instructions do not follow, do not work always, but instructions do not work always. Yes, ma'am. So therefore, the goal of organizational behavior is to Yes, ma'am. make these people to take decisions after studying the problems in a systematic way. Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा माना जा रहा था कि जो डिसीजंस दिए जा रहे थे टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस के तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, बेसिकली वो क्या माना जाता है, वही डिसीजंस है, जबकि वो डिसीजन हमेशा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिसीजन नहीं होते। तो वो डिसीजन को, इंस्ट्रक्शंस को डिसीजन के रूप में फॉलो किया जा रहा था, वो भी उनके एक जिसे कहते हैं फेलियर का एक कारण था। जबकि डिसीजंस ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लेने के लिए हमें प्रॉपरली जो है सिस्टमैटिक तरीके से डिसीजन, प्रॉपर स्टडी के बाद जो थी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी स्टडी करने के बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं, कैसे फुलफिल किया जा सकता है, प्रॉपर स्टडी होने के बाद ही सिस्टमैटिक तरीके से डिसीजन लिए जाने की जरूरत थी, ना कि समय समय पर जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी उसे ही हम डिसीजन मान लें। वो भी एक कमी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक ये भी गोल है कि हम डिसीजन जो थे वो प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में लें, ताकि हम अपने गोल्स को प्रॉपरली फुलफिल कर सकें। ठीक है, Yes, नेक्स्ट, ma'am. as technology is ruling the business world today, As technology. is ruling the Yes, ma'am. business world today, so one of the Yes, so ma'am. one of the
organizational behavior goals is to, so one of the organizational behavior goals is to design Yes. and develop Yes, ma'am. fast work practices, adopting technology to Yes, ma'am. increase speed and efficiency of work. Yes, ma'am. ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। जो पुरानी टाइप की जो वो चल रही थी, उन जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिल्कुल रूल आउट हो चुकी थी। हमें नए फास्ट टेक्नोलॉजी वाले तरीके अपनाने थे, जिसके माध्यम से हम अपने जो काम हो रहा है उसमें थोड़ी जिसे कहते हैं फास्टनेस ला सकें, उसे और फास्ट कर सकें, ताकि वो हमारी समय की मांग के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो ये चेंज जो था वो भी वर्तमान समय में करने की पूरी जरूरत थी। तो इस बात को भी नजरअंदाज जो किया वो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जा रहा था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो हमको इस बात के बारे में भी बताता है कि किस प्रकार से हम इस बात को नजरअंदाज ना करें और इस बात पे फोकस करें कि हम जो टेक्नोलॉजी हम रूल आउट हो चुकी है, जो अभी वर्तमान समय में काम नहीं कर रही है, उसको हटा के हम नई टेक्नोलॉजी जो कि बिजनेस वर्ल्ड में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाएं और वो चेंजेस करें। नेक्स्ट, Yes. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क ऑन द Yes, ma'am. emotional aspect of the workers also, Yes, ma'am. so that we can develop Yes, ma'am. creativity, innovation, and enterprising spirit enterprising spirit। Yes. ठीक है, तो हमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले लोगों, उनको एक मशीन ही नहीं मानना चाहिए। यानी हम उनके फिजिकल वर्क पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। हमारा फोकस उनके इमोशनल एस्पेक्ट पे भी होना चाहिए, ताकि हम उनके अंदर एक क्रिएटिव पावर पैदा कर सके, नए तरीके से देखने का नजरिया पैदा कर सके और उनको इंथुजियास्टिक बना सके। मतलब उसके उनके अंदर एक जोश भर सके, ताकि वो नए तरीके से नई बदलती परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर सके और उस हिसाब से एक नया विजन उनमें डेवलप। क्योंकि जब तक हम उनको इमोशनल एस्पेक्ट पे जोर नहीं देंगे, तो तब तक वो नए तरीके से सोच उनमें जागृत नहीं हो सकती। वो पुराना तरीके का काम जो लंबे समय से वो चले आ रहे हैं, वो पहले के अकॉर्डिंग ठीक होगा, लेकिन वो समय की मांग के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। उसमें हमें चेंज लाना है और हमें अपने एम्प्लॉयज के अंदर वो जोश पैदा करना है, उनके अंदर एक विजन पैदा करना है, जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को प्रॉपर्ली, ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सकें। वो तब होगा जब हम उनके इमोशनल पार्ट पे भी, एस्पेक्ट पे भी जोर देंगे। Yes, ma'am. लास्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ organization behavior is to induce workers to be ethical in their operations, to be ethical in their operations Yes, ma'am. and in discharging assigned tasks। Yes, ma'am. मतलब वो जो काम करें और जो उन्हें काम दिया जाए उसे परफॉर्म करने के लिए वो नॉर्म्स को, वैल्यूज को, एथिकल्स को, नैतिकता का पूरा तरीके से पालन करें, उसको किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं करें। मतलब कहने के लिए
प्रॉफिट कमाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कोई भी अनएथिकल तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से, जैसे कहते हैं ना राजनीति में येन केन प्रकारेण हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं क्योंकि वो कुर्सी की राजनीति बन गई है, तो हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को पूरा नहीं करना है कि हम अनएथिकल तरीके से का भी इस्तेमाल करें, बल्कि उनमें ये फीलिंग्स या ये चीज उनमें इंडल्ज करनी है कि वो अपने काम को करने के लिए जो भी उन्हें काम असाइन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो उनके लिए एथिकल वेज को ही फॉलो करें। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जिसके माध्यम से जो भी मतलब हमने देखा कि जो गवर्नमेंट जो सार्वजनिक क्षेत्र में या गवर्नमेंट फील्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जो कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा था या अनसक्सेसफुल थी मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो यदि हम उनमें ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं और ये सब चीज़ पहलू को हम यदि महत्व देते हैं, तो वो फेलियर को हम सक्सेस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना हेडिंग लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यस मैम। उसमें कोलन डाल के processes to modify and integrate processes to modify and integrate organizational behavior। यस मैम। ठीक है, मतलब हम किस तरीके से, यदि हम कहते हैं कि हम क्या अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चेंज लाते हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर में यदि हम चेंज लाना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चेंज लाना, जिससे हम समय के अकॉर्डिंग बन सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, वो क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम ये जो है मॉडिफाई या इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। सबसे पहला है मैनेजेरियल स्टाइल। मैनेजेरियल स्टाइल। यस मैम। दूसरा है पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। यस। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट। एंड फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यस। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ठीक है, इनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया मैनेजरियल स्टाइल। देखिए, जब हम मैनेजरियल स्टाइल की बात करते हैं तो उसमें हमें वो थ्योरी याद आती है जो मैकग्रेगर की थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। वो ये मानकर चलता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को इस बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एक्स टाइप के, जो इसकी एक्स और वाई थ्योरी, वो बेसिकली क्या थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग होते हैं भाई, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और जो नेगेटिव सोच रखते हैं। तो हमारी काबिलियत इसमें है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की काबिलियत इसमें है कि दोनों टाइप के पीपल जो है उसको पहचान कर सके, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार कर सके। तो ये जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो यदि हम मैनेजर स्टाइल के माध्यम से इसको दूर करने की बात कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम या तो मतलब या तो हम प्रोडक्शन की, जिसमें 2 चीजें हैं, एक तो है प्रोडक्शन और दूसरी चीज है हमारा जॉब का सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन। तो हमें लगता है या तो प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, यदि यदि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारा एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो उसके मार्ग में आ जाए, मतलब जॉब का सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और हम और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा पाएंगे, लेकिन उसमें जो दूसरी चीज को हम नजरअंदाज कर देंगे। और यदि हम एम्प्लॉयज, यदि हम उनकी सेटिस्फेक्शन की तरफ दें तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्शन है वो नजरअंदाज हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि हम दोनों ही चीजों पर ध्यान रखते हुए इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। यदि हम एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दें, जो वर्तमान समय का जो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, यदि हम उसको एम्प्लॉय करें, यदि हम उस प्रकार की मतलब मैनेजर स्टाइल को ले, तो उसमें क्या है, यदि हम लोगों के जो एम्प्लॉयज के
बेनिफिट्स या सैटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे उस तरीके से, सोशल मोटिवेशन होगा यदि उसमें, तो वो हमें स्टार्टिंग में चाहे दिखाई दे कि हम प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हो सकता है हम प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमें लॉस हो जाए, लेकिन यदि हम इसे लॉन्ग रन में देखें, वो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग रन में उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, जैसे उसकी एक्स एंड वाई थ्योरी, मतलब जो एक तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, एक बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम उनकी मतलब मोटिवेट करते हुए यदि हम उनकी सेटिस्फेक्शन की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, तो वो मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग रन में क्या करेगा, हमारे प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करेगा। चाहे हमें स्टार्टिंग में ऐसा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो प्रोडक्शन को भी लॉन्ग रन में बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है। दूसरा जो है पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। वो कहते हैं कि यदि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है प्रॉपरली, और लोगों को इस डायरेक्ट लोगों को इस संदर्भ में डायरेक्ट करना है कि ताकि वो इसमें सहायक हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो उन्होंने तरीका अपनाया, पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट का मतलब है ये है कि हम ऐसा तरीका अपनाएं जिसके माध्यम से लोग, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, वो अधिक से अधिक काम करने के लिए स्वयं ही तत्पर हो जाएं। तो उसका उसने एक तरीका अपनाया, हम रिवॉर्ड के माध्यम से जो भी वो काम करें उसका रिवॉर्ड दें। यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उसके बाद उसके संदर्भ में उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, और मान लो यदि उनके काम में कहीं कोई कमी होती है तो हमें उसे करेक्ट करने का कार्य करना चाहिए। यदि हम उनके काम में थोड़ा करेक्शन करेंगे और जो काम उन्होंने सही किया है उसके संदर्भ में यदि हम रिवॉर्ड देंगे, तो ये जो पॉजिटिव बिहेवियर जो ये पॉजिटिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सही प्रकार से इफेक्टिवली पूरा करने में जो है वो मदद करने का काम करेगा। मतलब हमें रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव फीलिंग जो है वो उनके एम्प्लॉयज के अंदर पैदा करता है। तो कहा जाता है जैसे फीडबैक भी यदि हम देते हैं वो भी एक तरीके का रिवॉर्ड ही होता है, क्योंकि फीडबैक से क्या पता चलता है, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको फीडबैक ये मिलता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आपको लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो आप क्या उसके, और अगर मान लो आप 80% आपसे लोग खुश हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे, तो आप करेंगे कि आप इतना बढ़िया काम करें जिससे कि आपका 100% जो है वो इनपुट हो सके और 100% आपको लोग अप्रिशिएट कर सकें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि वो पॉजिटिव थिंकिंग को या पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करने का, मतलब किस तरीके से हम पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करें, इसके हमें तरीके इजाद करने चाहिए, जिसका रिवॉर्ड एक तरीका है, जिसका फीडबैक देना भी एक तरीका हो सकता है, और यदि कोई तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रहा उसको करेक्ट करना, ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर इन्फोर्स करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और उसमें प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकता है और इंटीग्रेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। फिर है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या है, कोई भी काम इस तरीके का हो जिसमें लोगों में इंथुसियाज्म बना रहे, लोग अपने मन से उस काम में एकजुटता से, हमें मतलब किसी काम में कोई बोरियत महसूस ना हो। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर हमें काम बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो हमें कहीं ना कहीं बोरियत होने लगती है, हम उस काम से भागने लगते हैं। तो जॉब इनरिचमेंट का मतलब अपने जॉब को इस तरीके से, ऐसे तरीकों से इनरिच कर दें, इस तरीके का बना दें जिससे कि वो जॉब हमें इंटरेस्टिंग लगने लगे, हम और अधिक इंतजाम से उस जॉब को कर सकें, हमें वो चैलेंजिंग लगे, मीनिंगफुल लगे, और कहीं ना कहीं उसके वो ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से ना केवल ऑर्गेनाइजेशन के बल्कि इंडिविजुअल के भी अपने उद्देश्यों की कहीं ना कहीं पूर्ति हो। इस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब को इनरिच कर सकें। ठीक है, ताकि चैलेंजिंग भी लगे, मीनिंगफुल भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे, हम इंतजाम से काम भी कर सकें और लगे कि इसको करने से हम ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के साथ साथ अपना भी कहीं ना कहीं फायदा कर रहे हैं। और ऐसे नहीं, जैसे जनरली क्या होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, लोगों में काम बटा हुआ होगा, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, लंबे लंबे घंटे होंगे, इस तरीके की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काम में बोरियत पैदा करती है। तो हमें नए जमाने के अकॉर्डिंग, नए जो समय जो मांग करता है कि हम अपने जॉब को और अधिक इनरिच करें ताकि लोग अपने मन से
पूरे इंतजाम से उस काम को करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो सहायक हो। फिर लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का विकास इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है इसमें प्रॉपरली जो अपने आप को इंडल्ज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इसमें इन्होंने बताया जैसे इंटरपर्सनल स्किल, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल, लोग दूसरे लोगों से या अन्य बाहर के ग्रुप्स के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं उस संबंध में लोगों को पूरी तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए। फिर जो कन्फ्लिक्ट के आधार हैं, जो भी आपस में तनाव के मुद्दे पैदा करते हैं उसको दूर करने का काम करना चाहिए। हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जो आपस में विश्वास को पैदा करे और हम बिना किसी डर के भय के बहुत खुलेपन से जो है वो अपने विचार को रखें और खुलेपन से हम काम करें। तो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई डर के या बिना के मतलब इस तरीके से काम ना करे, मतलब ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन होना चाहिए। हमें रूल रेगुलेशन या इस पर फोकस तो वो तो रूल रेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन हमारा फोकस उस पे ना होकर हमारा फोकस किस पे ज्यादा होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। यदि हमें रूल रेगुलेशन में कोई मामूली चीज उसमें फेरबदल भी करना है, कोई लीनियंसी भी देनी है, तो उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से खुलेपन का माहौल होना चाहिए ताकि लोग पूरे पूरे जिसे कहते हैं 100% जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए। तो ये 4 महत्वपूर्ण तरीके हैं जिसके माध्यम से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल वो प्ले कर क्या वाइटल रोल वो प्ले करता है, जिसके माध्यम से हमें क्या फायदे और वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। सबसे पहला है अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, अटेनिंग अटेनिंग में अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यस मैम। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने का एक सिग्निफिकेंस ये है जिसके माध्यम से क्या प्राप्त होता है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करे इसके लिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी। इसका मतलब है उसके अंदर काम करने वाले लोगों की स्टडी करना। यदि हम उनके बिहेवियर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप लेवल, एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उनके अकॉर्डिंग उनको डायरेक्ट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और परफेक्टली काम कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की यदि इफेक्टिवनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। फिर है सेकेंड है सस्टेनिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। Sustaining changes in business environment, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी इन्वायरमेंट में, वो किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है और इन्वायरमेंट में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। यदि हम चाहते हैं उस चेंजेस को वो सस्टेन कर सकें, यानी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इंटरनल सेटअप में भी चेंज कर सके, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करें। तभी तो हम उनको प्रॉपरली जिसे कहते हैं डायरेक्ट कर सकेंगे, जिससे क्या उनको उस तरीके से एनरिच कर सकेंगे, उनको इस तरीके से हम उनको ट्रेन कर सकेंगे जिससे वो किसी भी प्रकार के जो एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं वो सस्टेन उसको वो सह सकें। जैसे मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत नहीं है, हम लोगों को सही प्रकार से इनके बारे में नहीं जानते, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालेगा। लेकिन यदि हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की प्रॉपर स्टडी करते हैं तो उससे क्या होगा, जितने भी चेंजेस एक्सटर्नली आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उस चेंजेस को
से उस चेंजेस में हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर नहीं होगा, वो रह पाएगा, सस्टेन अपने आप को कर पाएगा। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, वैरायटी ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, हम बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को पूरी तरह से अपने इंडल्ज नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से वो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल एक साथ वहां पर काम कर सके। हमें तो ये था कि एक ही टाइप के कल्चर, एक ही सोच के व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और वही वो सोच रख रहे हैं, वही पुराने तरीके से काम करें। लेकिन यदि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी प्रॉपरली करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, जो नए सराउंडिंग्स हैं उसमें अंदर अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका बैलेंसिंग इंक्रीज इन कैपिटलिज्म। बैलेंसिंग इंक्रीज इन कैपिटलिज्म। देखिए, पूंजीवादी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, एक मालिक है और एक उसका नौकर है, ठीक है ना, नौकर और मालिक इसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो मैंने क्या पॉइंट लिखा है, बैलेंसिंग इंक्रीज इन कैपिटलिज्म। जो ये मालिक और नौकर की जो प्रवृत्ति जब बढ़ने लगती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसे बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या है, वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉस को पैदा करती है, लॉस होने लगता है, क्योंकि इस प्रकार का जो जिसे कहते हैं मालिक और नौकर का जो रिश्ता है, उसके अंदर क्या होगा, व्यक्ति में आपस में, जिसे कहते हैं ना, वर्तमान समय में क्या मांग है कि हम एक टीम वर्क की तरह काम कर सकें, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है टीम वर्क की बात नहीं करती, वो तो मालिक और नौकर का रिलेशनशिप पैदा करती है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, हम उसके अंदर एम्प्लॉयज के वर्क की एम्प्लॉयजेशन मतलब एम्प्लॉयज के जो बिहेवियर को समझते हैं, फिर एज अ ग्रुप उनके बिहेवियर को समझते हैं, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहेवियर से उनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो ऐसे में हम उसके अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार करेंगे, जिससे क्या होगा, ये कैपिटलिज्म का जो प्रवृत्ति जो पैदा हो रही है, जो बढ़ेगी, उसको वो बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वाइविंग इंटेंस कंपटीशन। ठीक है, जो इंटेंस भाई इकोनॉमिक फील्ड में या ग्लोबलाइजेशन के इस युग में या पहले भी जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो उस दौरान क्या था, डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बाहर के सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग कंपटीशन लगा हुआ था। तो जो इस कंपटीशन में कॉम्पिटेंट होते थे वही सर्वाइव कर पाते, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाते थे। और कौन लोग कॉम्पिटेंट होंगे, कौन लोग सर्वाइव कर पाएंगे, जिसके काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने आप में परफेक्ट होंगे, ठीक है कि नहीं, हर सोच के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, प्रॉपरली स्किल्ड होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी है, वो कहीं ना कहीं वो इस इंटेंस कंपटीशन में भी सर्वाइवल का मौका देती है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझते हैं, उनके काम करने वाले लोगों को समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको वो चेंज कर पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको हम डायरेक्ट कर सकेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो पाएंगे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को इस इंटेंस कंपटीशन के वर्ल्ड में भी बनाए रख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सरवाइव करने में भी हेल्पफुल होता है। फिर है मैनेजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं, उसके तहत बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका एक सबसे बड़ा ये है कि वर्क फोर्स में चेंज हो रहा है, वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर एंड मोर डाइवर्स, उसमें डिफरेंट वैरायटी की ऑफ पीपल हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक टाइप के लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल if they are working in a same organization, तो उनके स्टडी, जब तक हम उनके व्यवहार को समझेंगे नहीं, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर नहीं पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। यदि हमें वर्क फोर्स को समझना है सही तरीके से और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करना है, जिसके माध्यम से वो ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली चला सके जैसे पहले चल रही थी, जिससे कि हमारे आने वाले चेंजेस का हमारे
ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। फिर नेक्स्ट है फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलता रहे, अपना ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता रहे समय समय पर, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की जरूरतों को समझना होगा, उन जरूरतों को पूरा करना होगा। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई सोच के लोग आ रहे हैं, नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे में नया एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में वो उस एटमॉस्फेयर को समझ सकें, नए स्किल्स को अपने अंदर भी पैदा कर सकें, नई टेक्नोलॉजी को जान सकें, अपने आप को ट्रेन कर सकें। इन मस्ट नीड्स को, इन मस्ट ज़रूरतों को हमें अपने समय समय पे इन ह्यूमन नीड्स को पूरा करना होगा। तभी जो काम करने वाले हमारे जो व्यक्ति हैं वो इसके अकॉर्डिंग बन पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली फंक्शन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे। तो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट है मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी in the structure of organization. Managing the complexity इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई जब ऑर्गेनाइजेशन छोटे स्तर पे काम कर रहा होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है, जैसे जैसे वो उसका स्ट्रक्चर, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाता है उसका स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अब तो वर्तमान समय में देखिए ग्लोबलाइजेशन के युग में तो अब ये है कि एक एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है तो दूसरा दूसरी ब्रांच में काम कर रहा है, तीसरा फॉरेन में काम कर रहा है, तो उसका जो सुपरवाइजर है वो कहीं नेट के मतलब जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम उसे फोन पे ही बात कर पा रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। भाई एक जगह पर नहीं है, वो अलग अलग जगह पर, मतलब एक प्रकार से जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तो इस स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। जैसे चेन एक्सपैंड होती जाती है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी बहुत ज्यादा मल्टीफेसेट हो जाती है। मतलब हमें मतलब किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज पर डिस्कशन करने के लिए हम अब जैसे अभी मान लो अब आपने देखा जैसे लॉकडाउन हो गया, हमें अब ऑनलाइन स्टडी करनी है, हमें ऑनलाइन लेक्चर्स देने हैं, तो पता चला वतन तो यहाँ वतन एक जगह पे बैठा हुआ है, जो आपके साथ दूसरी स्टूडेंट है वो कहीं और पे है, तीसरी स्टूडेंट कहीं और पे है। और मान लो आपको जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ डिपार्टमेंट में बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ, अब हमें लग रहा है कि इस मुद्दे पर तो इस वाले टीचर से भी हम डिस्कस कर लें तो ज्यादा महत्व, तो फिर हम क्या करेंगे उसे, भाई हमें टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस हो चुकी है तो हम उसे भी कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लेंगे या उन्हें भी गूगल मीट पे इनवाइट कर लें कि वो भी आए। और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कैसे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड, हमें कॉम्प्लिकेटेड को हम मैनेज कब करेंगे जब हम उस तरीके को जान जाएंगे। अब जैसे शुरू में ऑनलाइन क्लास लेना हमें लग रहा था अरे कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, किस साइड से हम क्लास लेंगे, कैसे मैनेज होगा। भाई हम क्लासरूम में आमने सामने बैठ के उस क्लास को चला रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मैनेजेबल हो रहा है। अब कोई स्टूडेंट वहां बैठा है, कोई कहीं बैठा है और हम सबको क्लब कर रहे हैं, उनके साथ क्लास ले रहे हैं, पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, इन सब चीजों को मैनेज करते हुए हमें वो क्लासरूम को है। और कई बार ये है कि हम एक टीचर नहीं दो तीन टीचर क्लब करके उस क्लास को दे रहे हैं, कोई एक एस्पेक्ट को एक व्यक्ति समझा रहा है, एक को एक व्यक्ति समझा रहा है, उनको भी सबको जिसे कहते हैं उनको भी सबको एक जगह लाना है और फिर हम फाइनली हम डिस्कशन करना है। तो ये सब चीजें कब मैनेज, ये सब चीजों को अध्ययन करने के लिए, ये सब चीजों को जानने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे में जो है हमें सब चीजों को जानना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। अब हमने इस तरीके को समझ लिया, हमने इसको जान लिया, इसमें इसके अंतर्गत रहते हुए हमने जान लिया कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, हमने उस स्ट्रक्चर को जान लिया, तो हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हमको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। हम आसानी से जैसे हम पहले क्लासरूम ले रहे थे, क्लास में मतलब हम पहले क्लास ले रहे थे, वैसे ही हम अभी क्लास
ले पाएंगे। ठीक है, फिर यस लास्ट है मैम। आपका मैनेजिंग द प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियंस। मैनेजिंग द प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियंस। यस मैम। मैनेजिंग द प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियन। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियन होती है, वो अपने अपने तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। वो बेसिकली क्या बात करती है, मुद्दों को उठाती है। उनका मेन मुद्दा जो होता है वो है एम्प्लॉयज की के फायदों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहते हैं। तो कई बार क्या है, लोगों को मिस गाइड भी कर देते थे। इन लोगों को भी मैनेज करना जो है बहुत अधिक। एक मैनेजर है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, इन लेबर यूनियंस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यदि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगे, वो कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। तो इसको भी हमें मैनेज करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाना है। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखना चाहते हैं, इन लेबर यूनियंस के भी बात को ध्यान में रखना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो इस सब चीजों की स्टडी करने में मतलब जिसका फायदा देता है, क्योंकि वो क्या करता है, व्यक्ति की स्टडी करने में हमें उसके बिहेवियर को समझने में एज ए इंडिविजुअल, एज अ पार्ट, एज अ ग्रुप एंड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें समझ में आता है कि लेबर यूनियन बात कर रही है तो उनका मतलब ये है, वो ये चाह रही है। ठीक है नहीं, यस। एम्प्लॉयज ये चाहते हैं। ठीक है कि नहीं, हम जहां पर बैठे हुए हैं, हम अगर काम को इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या होगा कि लेबर भी खुश हो जाएंगे और वो जो यूनियन वाले हैं उनकी बात भी कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो ये सब जो बैलेंस बना के चलना है, ये जो सब ये मैनेजमेंट है, वो तब हो पाएगा जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी के माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। बेसिकली ये मैनेजमेंट क्या है, इस ह्यूमन बिहेवियर की ही मैनेजमेंट है। और ये तब हो पाएगा जब हम उसके बिहेवियर को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यस। इस प्रकार यस से मैम। ये आपकी सिग्निफिकेंस है। अब मैंने आज आपको जो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था और आज जो मैंने उसके किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और किस प्रकार से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन फेलियर में चल रही थी, किस प्रकार से उसको हम सक्सेस में ला सकते हैं, उनके फेलियर को पलट सकते हैं, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उनको ध्यान में रखते हुए हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे वर्तमान समय की मांग के अकॉर्डिंग हम अपने गोल्स को अचीव करके उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, और क्या सिग्निफिकेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, नो। नो प्रॉब्लम नहीं है मैम कोई भी। ठीक है, तो कल जी। मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसमें दो तीन टॉपिक्स जो हैं, दो तीन एस्पेक्ट्स जो हैं, वो मुझे आपको और बताने हैं। ठीक है, तो उसके बाद कल मैं फाइनली आपको बुक्स भी बता दूंगी। जैसे के जी मैम। अश्वथ थापा की मैंने बुक देखती हूँ, काफी अच्छी है, उसमें काफी अच्छे जी। से आपके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैं और दो तीन बुक्स भी देख रही हूँ, उसमें मैं आपको वो कल उन बुक्स के बारे में, और भी आपको ये बाकी जो छुटे हुए जो दो तीन टॉपिक्स रह गए हैं इसके अंदर, तो फिर वो आपकी फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। चलिए। जी मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सब नो समझ में मैम। आ रहा है? ठीक, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो जी मैम। जी मैम। जी मैम। मच। ओके मैम।